बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी अभी हम फ़िज़िक्स पढ़ने लगे हैं और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम टॉर्क था और इसके अलावा हमने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने थोड़ा सा मैं आपको खुद ही ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा हमने टॉर्क का जो मोमेंट आर्म के साथ रिलेशन होता है वो भी पढ़ा था। तो आपने ये पढ़ा था कि भाई एक बड़ा स्पैनर होगा तो उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, इस वजह से उसमें टॉर्क भी ज़्यादा पैदा होगी। और अगर एक छोटा स्पैनर होगा यानी कि छोटी चाबी होगी तो उसकी मोमेंट आर्म यानी कि उसकी लंबाई कम होगी तो उसमें टॉर्क भी उसकी वजह से नेट में कम पैदा होगी, जिसको आप खोलना या टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी थी कि भाई जो डोर होता है, दरवाज़ा ऐसे है कि नहीं, उसके जो कब्ज़े लगे होते हैं यानी कि जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहाँ से लेके जो हैंडल हम लगाते हैं हमेशा हम कॉर्नर के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारा मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो और दरवाज़ा इजीली रोटेट कर सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क पैदा हो सके। और ये हैंडल हम करीब भी लगा सकते हैं इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के या कब्ज़ों के, तो उससे क्या होगा, फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, फिर टॉर्क पैदा होता है, वो भी हम आज वो भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भी आज का हमारा जो टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर हमारा 9th क्लास की जो फिज़िक्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम आपके पास टर्निंग इफ़ेक्ट है। आप फोर्सेस बाहर इतना ही। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉर्क ही है। टॉर्क को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि टॉर्क के क्या यानी कि काम है और ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब बेटा आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लाइन ऑफ एक्शन। क्या टॉपिक का नाम है? लाइन ऑफ एक्शन। एक्शन कहते हैं बेटा जहाँ पे कोई काम हो, कोई अमल हो, और लाइन यानी कि वो लाइन है जिसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं, वो क्या है वो ज़रा देखते हैं। अब बेटा देखिए ये हमारे पास थी एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके बाद यानी कि इसके गिर्द आपकी बॉडी ने इस तरह से रोटेट करना है और उसमें टॉर्क पैदा होनी है। अब आपने क्या किया, एक स्पैनर लिया था और यहाँ पे चलें भी आपने एक नेट लगा दिया था और नेट के ऊपर आपने इस तरह एक स्पैनर रख दिया था। उसके बाद बेटा जी क्या है, आपको पता है कि यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक आपकी ये जो आपकी लेंथ बन रही है इसको आपने क्या कहा था, मोमेंट आर्म कहा था। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ से आप हैंडल को इसको पकड़ते हैं और यहीं से इस कॉर्नर के ऊपर आप लगाते हैं फोर्स। क्या लगाते हैं? या तो उसको आप नीचे को दबाते हैं या उसको आप ऊपर को इस तरह करते हैं तो उससे नेट टाइट होगा या लूज़ होगा। अब बेटा ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी फोर्स आप यहाँ से लगाएंगे और ये लाइन सीधी यहाँ से इधर जाके नेट के ऊपर एक्ट करेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर से जाके फोर्स आपकी लगती है उस लाइन को बेटा आप कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन के बारे में था। सो अ लाइन ऑन विच द फोर्स एक्ट्स to produce torque is called, बेटा वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और आपकी टॉर्क पैदा हो रही है उसको क्या कहेंगे आप? लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद बेटा जी आगे हम चलेंगे तो मूवमेंट आर्म के बारे में वैसे आपने कल पढ़ा था, थोड़ा सा उसने दोबारा बताया हुआ है। बेटा ये जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन
ये भी आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आ रही है लाइन ऑफ एक्शन और ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको उसने कहा है क्या, मोमेंट आर्म। क्या कहा है, मोमेंट आर्म। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वही मैंने बताया है। तो मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है, द परपेंडिकुलर है ना, देखिए ये इसके ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है लाइन, दोनों लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कौन सी दूसरी लाइन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो अमूदी फासला है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है इन दोनों लाइंस का आपस में, इसको आप कहेंगे क्या कहेंगे बेटा, इसको मोमेंट आर्म कहेंगे। ठीक है। अब ज़रा मोमेंट आर्म को बेटा आप एल से इसमें डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, सिम्बॉलिकली इसको। अब ज़रा हम टार की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि टार का जो आपने फार्मूला लिखा था वहाँ पे वो ये था कि टा इज़ इक्वल टू था एल क्रॉस एफ। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये एल को आर भी लिखते हैं, तो मर्ज़ी आपकी, आप इस एल को आर भी लिख सकती हैं। ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास क्या है, अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ। कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास स्पैनर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि एल आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ये देखें कि आपका जो टी है और एल है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी एल ज़्यादा होगी, मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगी, तब टार्क भी ज़्यादा होगी। जब आपकी चाबी की लंबाई कम होगी, यानी कि मूवमेंट आर्म कम होगी, तब टार्क भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, साथ में दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ से ये भी है बेटा कि अगर मेरे पास दोनों स्पैनर्स की लेंथ सेम हो, दोनों एक ही जितने हो, लेकिन मैं क्या करूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, तो बताएं भाई कौन सी चाबी जल्दी घूमेगी, कौन नेट जल्दी को घुमाएगा, नेट को कौन जल्दी फोर्स घुमाएगी, ऊपर वाली। ऐसी है कि नहीं। जहां आप ज़्यादा फोर्स से प्रेस करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, वहां पे बेटा आपकी टार्क भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कहेंगे कि आपका जो टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी फोर्स के। भाई अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टार्क भी ज़्यादा होगी, अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो टार्क भी कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर हैंडल हो हमारे पास ये डोर का, एक बच्चा छोटा है, वो दरवाजे को पकड़ता है, उसके बाजू में फोर्स कम है, ताकत कम है, वो कम लगाएगा तो दरवाज़ा कम रोटेट करेगा। आप बड़े हैं, आप में ज़्यादा ताकत है, आप भी उसी हैंडल को पकड़ें, लेकिन आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दरवाज़ा जल्दी नहीं घूमता। ऐसे है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तब रोटेशनल इफेक्ट भी ज़्यादा पैदा होता है, टार्क भी ज़्यादा पैदा होती है, और जब हम फोर्स कम लगाते हैं तो टार्क भी कम पैदा होती है। क्लियर हो गया भाई। अब बेटा उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है भाई 1 न्यूटन मीटर। इसकी हमने कल यूनिट जो बनाई थी वो ये थी, आपको याद होगा कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। याद है ना फार्मूले से, आपकी लेंथ का जो यानी कि मूवमेंट आर्म का जो आपके पास होता है यूनिट वो मीटर होता है और फोर्स का न्यूटन होता है, उसी से बना था। अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे पास भाई एक बॉडी है, उसमें जो टार्क है वो 1 न्यूटन मीटर पैदा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, आपने इसको पेपर में डिफाइन करना है। ठीक है। सो आप कहेंगे अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ये नेट है कोई, हम इसके ऊपर पीछे से स्पैनर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन है। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स लगा रहे हैं इस नेट के ऊपर वो 1 न्यूटन है। और ये जो मूवमेंट आर्म है बेटा आपके पास, फर्ज कर लें वो 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। ठीक है। तो उस केस में बेटा जो टार्क यहाँ पे नेट के अंदर पैदा होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर। क्लियर है जी। मैं ज़रा इसको डिफाइन करने लगा हूँ। इफ द मूवमेंट
arm is 1 meter and the force is also 1 Newton, then the torque produced is 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, सिंपल है भाई कि जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स, सारी एक एक चीज़ें हैं, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाएगी और मूवमेंट आर्म भी 1 मीटर होगा, तब जो टार्क पैदा होगा वो एफ और ज़रब को एल को ज़रब करके आएगा ना, तो 1 न्यूटन मीटर होगा। क्लियर हो गया भाई? तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था। अब ज़रा आगे चलेंगे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर कि काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है। चलें भी यहाँ तक कल आपने काम करके आना है। अब ज़रा आप अंडरलाइन कर लेंगे कि आपने इसमें करना क्या क्या है। जी बताने लगा हूँ, ये जो आपकी यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है सारा मैंने, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने, एक मिनट ठहरो, भी कर दिया ऑफ, तो अगर किसी बच्चे ने बुक के ऊपर से करना है वो कैसे करेगा, ज़रा वो सुन ले भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन ऑफ एक्शन की डेफिनेशन है, और मूवमेंट आर्म की यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से लेके बाय द डिस्टेंस एल यहाँ तक, ये मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन है। लाइन ऑफ एक्शन की है भाई, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स, यहाँ से लेके एक्शन ऑफ द फोर्स यहाँ तक। ठीक है जी। और उसके बाद जो मैंने बीच में थोड़ा सा बताया कि टार्क का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, मूवमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन होता है, इसको आप वैसे पढ़ लेंगे, याद बेशक ना करें। क्या दी लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन वाले में। ठीक है, अब उसके बाद है भाई, ये आप वैसे ही याद रख लेंगे, दी टार्क यहाँ से लेके, ये इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, यहाँ तक बेटा करेंगे फोर्स तक। इसमें उसने यही कहा है कि अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तब भी टार्क ज़्यादा हो सकता है, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तब भी टार्क ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपनी टार्क को दो तरह से बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो मूवमेंट आर्म ज़्यादा कर लें, या आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसको ज़्यादा कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर 1 न्यूटन मीटर की डेफिनेशन है बेटा। ये वैसे मैंने कहा आपने इसको पढ़ना है, यहाँ से दी टार्क, यहाँ से लेके फोर्स तक, और बेटा ये फोर्स है चौथी लाइन में जो आ रहा है, चौथी लाइन में जो फोर्स आ रहा है, पहले शुरू में जो आ रहा है फोर्स स्टार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर है बेटा 1 न्यूटन मीटर की डेफिनेशन। यहाँ से है भाई टार्क, यहाँ से लेके यहाँ तक, लॉन्ग तक। ठीक है, तो ये आपका काम है। और इसके अलावा बेटा कल हम क्या करेंगे, इससे आगे हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। ऑफ कर दो इसको।